दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से मना कर दिया और अगली तारीख है अब 5 सितंबर। कारण ये है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने ये कहा कि जितने भी घपले हुए हैं दिल्ली सरकार में और खासकर लीकर घोटाले में, उसमें सीधा सीधा केजरीवाल का हाथ है और उसको उन्होंने विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया है और साथ में ये एविडेंस भी मिले हैं कि इसमें केजरीवाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी हुआ कि आफ्टर ऑल ये पूरा घटनाक्रम जिसमें केजरीवाल का हाथ बताया जा रहा है कि वो एज ए चीफ मिनिस्टर सारे निर्णय उन्होंने लिए और मंत्रियों ने निर्णय नहीं लिए या उनके कहने पर उनके हिसाब से निर्णय लिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम केजरीवाल के इतिहास को समझेंगे। ये बात हमें समझनी होगी दोस्तों कि केजरीवाल का जो राजनीतिक कैरियर है वो आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तान में आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में अलग अलग लेवल पे जो प्रदर्शन किए, जो मोर्चा बनाया, उसको लेकर उनको मीडिया की पब्लिसिटी मिली और उसके साथ फिर उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसके साथ थी। सवाल अब इस बात का है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। आज केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको समझना होगा वो ये कि मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं है। आपने बाकी राज्यों में देखा होगा कि जितने भी महत्वपूर्ण विभाग होते हैं ज्यादातर मुख्यमंत्री वो अपने पास रखते हैं, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया कि एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसके पीछे की सोच को समझेंगे तो आप आगे की रणनीति को भी ध्यान से समझ पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले केजरीवाल को यह पता था कि अगर मैं कोई भी डिसीजन लेता हूं एज ए मंत्री तो उसकी फाइल बनेगी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, जो भी फाइल नोटिंग होगी उसमें मुझे हस्ताक्षर करने होंगे। और एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट वो ये जानते थे कि अगर किसी ने कल को आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी कि मुझे ये डिटेल चाहिए और मुझे ये फाइल पढ़नी है, इसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सवाल ये आएगा कि साहब केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगी कि आपने गलत निर्णयों को आगे बढ़ाया या उनमें साइन किए। इससे केजरीवाल को लगता था कि उनकी जो गेम प्लान है कुर्सी का सुख भोगने का वो शायद कम हो जाएगा, क्योंकि उनको ये बात पूरी तरह से पता है कि भारत की राजनीति में बगैर पैसे के गुजारा नहीं है। आपको पहले पैसा चाहिए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, राजनीतिक विरासत को खड़ा करने के लिए, और एक बार जब आपको राजनीतिक सत्ता मिल जाती है तो आप उसका फिर दुरुपयोग कर सकते हैं और पैसा बनाने के लिए और अपने पार्टी के खर्चों को मैनेज करने के लिए। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, किसी की कोई फैक्ट्रियां नहीं है, किसी के कोई खेत नहीं है, कहीं कोई माइनिंग नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि जिससे उनके खर्चे चलें। तो उनके खर्चे के लिए एक ही साधन है, वो है डोनेशन। अब डोनेशन आदमी अगर देगा तो थोड़ा बहुत देगा, और अगर आपको बड़ा डोनेशन चाहिए क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है तो आपको सत्ता मिलनी चाहिए, जिससे आप सत्ता का उपयोग करके डोनेशन इकट्ठा कर सकें, चंदा इकट्ठा कर सकें और उसको फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसमें कोई सोचने की या कंफ्यूजन की बात नहीं। लेकिन केजरीवाल साहब के साथ ये समस्या हो गई कि जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने हिंदुस्तान के हर बड़े व्यक्ति को, चाहे वो व्यापारी था या वो राजनीतिज्ञ था, हर एक को उन्होंने चोर बताया था। और अगर आप उनकी 31 जनवरी की स्पीच देखें 2013-14 की, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उन्होंने करीब 50 ऐसे लोगों के नाम डिक्लेयर किए थे ओपनली कि ये सब भ्रष्ट हैं, अगर मुझे सत्ता मिली तो मैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये बात अलग है कि आज उन सब के साथ मिलके वो फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ इंडी गठबंधन में शामिल हैं और वो सब उनके दोस्त हैं। ये बात जिसको कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और,
केजरीवाल पे पूरी तरह से फिट बैठता है ये मुहावरा। अब सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा, इसको समझना जरूरी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जितना भी घोटाला हुआ है, और सबसे बड़ा घोटाला क्यों शुरू हुआ कि जो कमीशन था 5% से बढ़ाकर 12% करना, ये केजरीवाल के आदेश पे हुआ और इसके पीछे कोई आधार भी नहीं था, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी जगह पर कोई फाइल नोटिंग नहीं है, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है कि इसको 5 से 12 किया जाए। लेकिन जो डेटा रिकॉर्ड मिले हैं मोबाइल फोन से या हार्ड डिस्क से, उसमें बहुत क्लियरली ये पता लग रहा है कि ये सब केजरीवाल के आदेश पे हुआ है, और सीबीआई ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। अब सवाल इस बात का है कि ये जो घटनाक्रम हुआ, तो 5 से 12 करने का जो आदेश था, ये तो एक्साइज मिनिस्टर को देना चाहिए जो सिसोदिया था। इसमें केजरीवाल की क्या भूमिका थी? इस पे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत क्लियरली कहा है कि द पिटिशनर डज नॉट होल्ड एनी मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो। पिटिशनर यहाँ पे केजरीवाल है, क्योंकि वो अपनी बेल एप्लीकेशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट, कि जो पिटिशनर है केजरीवाल, उसके पास कोई भी मंत्रालय नहीं है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ एक्साइज, जो एक्साइज विभाग जिसके कारण और जहां पे एक्साइज पॉलिसी बदली जाती है। However, it emerged over a period of time that all the critical decisions in the formulation of a new excise policy were taken at the behest of केजरीवाल। लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं पॉलिसी में, वो सब केजरीवाल के कहने पर और उनके आदेश पे हुए। और ये बात तो बहुत क्लियर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जो आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी थे अरविंद, उन्होंने भी तो यही कहा था कि केजरीवाल के घर में मुझे कागज दिए गए थे कि आप पॉलिसी इस बेस पे बनाइए। और जब दिल्ली सरकार में कमिश्नर्स की जो कमेटी बनी थी, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए, उसको दरकिनार करने का आदेश भी केजरीवाल ने दिया। फिर जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जब उनसे ओपिनियन ली गई, उस ओपिनियन को भी फेवरेबल ना पाते हुए केजरीवाल को ने सिसोदिया को कहा कि आप इसको इग्नोर करिए। फिर जो नई पॉलिसी बनाई गई, उसकी कॉपी जो शराब व्यापारी थे उनको पहुंचाई गई प्रेजेंट करने से पहले, और 5 से 12 का प्रावधान किया गया। और पर्पज साफ था कि 100 करोड़ रुपए इमीडिएटली चाहिए गोवा चुनाव के लिए, और इस केस में 100 करोड़ रुपए पहले लिए गए और पॉलिसी बाद में बदली गई। इसीलिए ये पॉलिसी बदलना मजबूरी थी, नहीं तो जिन लोगों ने रिश्वत दी उनको आप कंपनसेट कैसे करते। इसीलिए ये मजबूरी हो गई थी केजरीवाल सरकार की। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात आई, तो सीबीआई ने ये कहा कि इट हैज इमर्ज्ड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल क्रिटिकल डिसीजन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू एक्साइज पॉलिसी वर टेकन एट द बिहेस्ट ऑफ केजरीवाल in connivance with the डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ एक्साइज। दोनों एक ही थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर दोनों ही मनीष सिसोदिया थे। तो दोनों ने मिलकर ये घपला किया। ये बात बहुत क्लियर हुई। साथ में उन्होंने ये कहा कि हमने टेलीफोन रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड दोनों देख लिए हैं और बहुत क्लियर है उसमें। साथ ही साथ जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमें केजरीवाल के घर में ड्राफ्ट पॉलिसी दी गई कि आपको अब जो फाइनल पॉलिसी बनानी है उस आधार पर। और जो बाकी डिजिटल एविडेंस मिले हैं को एक्यूज के उसमें डॉक्यूमेंट अपने हार्ड डिस्क और मोबाइल्स में, उससे भी और सीसीटीवी से भी और बाकी टेलीकॉम डिटेल से भी पता हो गया है कि ये पूरा घपला हुआ था। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो यही है कि केजरीवाल को ये पता था कि अगर मैं अपने पास विभाग रखूंगा तो मैं घपला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर तो सीधा ही एलिगेशन मेरे पे आ जाएगा। अब उनको अपने तक आंच नहीं आनी देनी थी, इसलिए उन्होंने सारे पोर्टफोलियो अपने मंत्रियों में बांट दी, एक भी अपने पास नहीं रखा। लेकिन उनको यह भी पता था कि इन मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है, मैं जब चाहूंगा इनको हटा दूंगा, पार्टी से निकाल भी सकता हूं और कोई मेरा विरोध नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने अपने बीच में और भ्रष्टाचार के बीच में जो मिनिस्टर्स थे उनको एज ए फायरवॉल का तरह इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर आप याद करेंगे, थोड़े समय पहले केजरीवाल ने यह कहा था कि विजय नायर मेरे को रिपोर्ट नहीं करता था, वो तो अतिशी को रिपोर्ट करता था।
इसका मतलब विजय नायर ने अगर कोई घपला किया तो आप अतिशी से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। ये बात अलग है कि अब एविडेंस मिल रहे हैं कि जिसमें केजरीवाल और विजय नायर या बाकी जो इनके गैंग के लोग थे उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन ऑफिशियली ये तो बात क्लियर हो गई कि जितने लोगों ने मिलकर ये घोटाला किया और जो प्यादे थे इस पूरे काम में, विजय नायर, चंद्रप्रीत, ये जितने भी लोग थे, ये डायरेक्ट केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते थे। केजरीवाल और इन लोगों के बीच में एक फिल्टर था मंत्रियों के रूप में या पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में या पार्टी के पदाधिकारियों के रूप में, ताकि केजरीवाल तक आंच ना पहुंचे। यही कारण था दोस्तों कि केजरीवाल ने कोई भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा, और अगर वो रखते तो आरटीआई में सबसे पहले खुद फंस जाते, शायद मनीष सिसोदिया का नंबर नहीं आता, बाकी मंत्री बच जाते। लेकिन बाकी मंत्रियों की लालच ये थी कि उनको मंत्रालय चाहिए था। केजरीवाल की लॉयल्टी उनको अपनी ईमानदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए केजरीवाल ने जो कहा उन्होंने किया। और अब यह मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में। अब यह देखेंगे कि 5 सितंबर को जब दोबारा सीबीआई पेपर फाइल करेगी और रिजॉइंडर फाइल किया जाएगा केजरीवाल की तरफ से, उसमें क्या चीजें निकल के आती। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, इस केस को और समझेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।